बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले एक महीने में अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। लेकिन उससे पहले जाके आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो पिछले एक महीने में सिचुएशन क्यों बदली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरबीआई रेट्स को बढ़ाने वाला है, मार्केट को इसका डर है? दोस्तों ध्यान रहे, जून 5 को नेक्स्ट आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। तो क्या आरबीआई रेट बढ़ाएगा? और नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा? बढ़ाएगा तो क्या होगा? और मार्केट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो ये सबसे पहले क्या सिचुएशन है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो करंट रेपो रेट 5.25 चल रहा है और इसमें आरबीआई ने ऑलरेडी, अगर हम पिछले क्वार्टर में जाके देखें तो कट्स किए थे, कट करने का साइकिल शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद ईरान वॉर की वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी है। खास करके इन्फ्लेशन में जंप देखने को मिला है। WPI में भी 42 मंथ्स का हाईएस्ट डेटा हमें देखने को मिला है। रुपया कमज़ोर होता जा रहा है और यही आरबीआई की सबसे बड़ी वजह है कि कैसे इस गिरते हुए रुपये को हम रोकें, क्योंकि 100 के ऊपर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रिस्क बन जाएगा और ग्लोबली जो है हमारे रुपया की जो नेगेटिव डिस्कशंस होंगे और वो हमारे इकॉनमी और हमारे इन्फ्लो को फर्दर इम्पैक्ट करेगा। तो आरबीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसे 100 से नीचे रोका जाए। और ये क्रूड ये लगातार रुपया पर प्रेशर बनाता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आरबीआई इस वक्त बहुत ही एक ट्रिकी स्पॉट पर बैठा हुआ है और आरबीआई के लिए ये ज़रूरी है कि वो 100 के लेवल पर रुपया को रोके। रुपया का कमज़ोर होने का क्या रीज़न है ये आप जानते हैं, हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और क्रूड का ऊपर जाना, और जैसा कि आप जानते हैं कि 85 to 88% क्रूड हम बाहर से लेते हैं, और साथ में जो एफडीआई एफपीआई का जो पैसा आता था, जो हमारे करेंसी को सपोर्ट करता था, उसका सपोर्ट भी हट गया। तो चौतरफा रुपया पर इम्पैक्ट पड़ा है और वही वीकनेस हमें देखने को मिल रही है और 96-97 लेवल के आसपास हम घूम रहे हैं। अब यहाँ पर जो रिस्क क्या है, इन्फ्लेशन का रिस्क है। तो सीपीआई ने का जो एस्टिमेट है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसे 5.5 से 6% किया है। और ध्यान रहे दोस्तों, 10 लीटर फ्यूल हाइक अगर होता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसको होना ही होना है, लोग कह रहे हैं 25 रुपये तक पेट्रोल बढ़ सकता है अगर ये सिचुएशन जल्दी नॉर्मलाइज नहीं होती है, तो इन्फ्लेशन 4.4% पे जंप कर जाएगा। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो 1000 करोड़ रुपए हर दिन लूज़ कर रहे हैं। और रुपया जो है अगर ये सिचुएशन बनी रहे तो 100 जाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम सिर्फ 3 रुपए दूर हैं। अब यहाँ पे आरबीआई के लिए प्रॉब्लम क्या है आइए समझते हैं। तो जीडीपी ऑलरेडी रिवाइज डाउन टू 6.9%। तो कई एस्टिमेट्स कह रहे हैं जो आरबीआई के ओरिजिनल एस्टिमेट से ईरान वॉर से पहले के उसमें डिप आएगा। अब आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट का कट किया था 2025 में। क्यों किया था? ग्रोथ को फर्दर बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन को फर्दर बढ़ाने के लिए, क्योंकि ईरान वॉर से पहले ही हमें इकॉनमी धीमी होती हुई दिख रही थी, कंजम्पशन में डिप आता हुआ दिख रहा था। अब अगर आरबीआई अभी बढ़ाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, यानी वो कहीं ना कहीं जाके ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। तो आरबीआई के लिए मुश्किल क्या है, मैं रुपया को बचाऊं या ग्रोथ को बचाऊं? तो दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा और सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ईएमआई बढ़ेंगी, जेब में पैसे कम आएंगे। ऑलरेडी इतने बेरोजगार लोग हमारे देश में घूम रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, जो नौकरियां हैं वो जा रही हैं, खास करके आईटी में है। तो ये ओवरऑल इकॉनमी को नीचे कर देगा अगर रेट बढ़ता है, और अगर रेट नहीं बढ़ता है तो रुपया हमारा गर्त में जाएगा और फिर एफआईआई का आउटफ्लो होगा, एफडीआई का आउटफ्लो होगा, वो अलग प्रॉब्लम करेगा। तो हम ग्रोथ को बचाएं या रुपया को बचाएं? तो आरबीआई इस वक्त
इस ट्रिकी सिचुएशन में फंसा हुआ है। पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टूल है BT X-ray, जिसको यूज़ करके आप अपने स्टॉक को क्विकली मिनटों में एनालाइज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि स्टॉक की क्वालिटी कैसी है। अच्छी क्वालिटी है तो आपको ऐड करना है, एवरेज करना है, बुरी क्वालिटी है तो आपको एग्जिट करने का सोचना है। साथ में आपको उसकी फेयर प्राइस, उसकी फेयर वैल्यूएशन भी हम शेयर करते हैं ताकि आपको पता हो कि किस प्राइस पर स्टॉक को खरीदना है और किस प्राइस पर एवरेज करना है। तो इसी टूल में हम एक इंटरेस्टिंग फीचर लेकर आए हैं, वो है पोर्टफोलियो रिव्यू। यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो को, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को सेकंड्स में एनालाइज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है और उसमें आपको क्या एक्शन लेना है। तो आइए क्विकली हम अपने बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को रिव्यू करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रोकर के यहाँ से अपने पोर्टफोलियो को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है या मैनुअली एंटर करना है और उस एक्सेल को आपको इसमें अपलोड करना है टूल में और वो क्विकली एनालाइज कर देगा। फ्यूचर में हम ऐसा फीचर भी डालेंगे कि आप अपने ब्रोकर के लॉगिन से डायरेक्टली उस पोर्टफोलियो को फैच कर सकते हैं। थोड़ा आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये आपको दिखा रहा है कि आपके पोर्टफोलियो का स्कोर क्या है। आप देख सकते हैं अच्छा स्कोर है। साथ में ये आपको बताएगा कितनी होल्डिंग है, आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना करंट वैल्यू है, कितना आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है और आपका स्कोर बता दिया, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने डिसेंट है, कितने मॉडरेट है। साथ में आपको निफ्टी के कंपैरिजन में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आउट परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये पोर्टफोलियो अभी भी ओपन है और अभी भी लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी 10 से 11 स्टॉक्स और भी ऐड होंगे। साथ में जो करेंटली एडेड स्टॉक्स हैं उसे भी नीचे के लेवल पर हमें खरीदना है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस हमने अपने पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया है। अब जो देखने वाली बात यह है कि इसकी एक एनालिसिस आपको वो देगा, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक हैं, आपके पोर्टफोलियो का कंपोजिशन सेक्टर वाइज भी आपको बताएगा। साथ में इंडिविजुअली एक एक स्टॉक को बताएगा कि इसमें आपको क्या करना है, क्या एवरेज करना है, क्या एग्जिट करना है और अगर आपको बाय करना है, एवरेज करना है या बाय ऑन डिप करना है तो कहाँ तक करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वो दिखाएगा। तो क्विकली मिनटों में आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये फीचर हमने आपके लिए बनाया क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्वेरी आते हैं, सर मैं ये स्टॉक रखूं, ये सेल करूं, ये बाय करूं, ये एवरेज करूं, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा है, बुरा है। तो इस तरीके के बहुत आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपके फीडबैक को ध्यान में रखकर हमने इसे डेवलप किया है। आने वाले दिनों में और भी अच्छे फीचर्स इसमें ऐड होने वाले हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अगर आरबीआई रेट बढ़ाता है इससे क्या फ़ायदा होगा, रुपया कैसे बचेगा और इकॉनमी को क्या फ़ायदा होगा, आइए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे लिए अभी इमीडिएट जो प्रॉब्लम है वो है रुपया को कैसे बचाएं। और रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि एफआईआईज़ का आउटफ्लो हो रहा है, इक्विटी मार्केट से भी हो रहा है, बॉन्ड मार्केट से भी हो रहा है, हर जगह से पैसा निकाला जा रहा है, एफडीआई से भी निकाला जा रहा है। रुपया को अगर बचाना है तो वापस से पैसा इंडिया में लाना पड़ेगा। अब इक्विटी मार्केट में सो आने से रहा क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ स्टोरीज नहीं है, तो एक सहारा है बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट में वो पैसा क्यों आएगा? आज एफआईआई बोलता है कि यार मैं तो अमेरिका में भी लगा सकता हूँ, वहाँ भी मुझे वही रिटर्न मिलेगा जो इंडिया में मिल रहा है, तो मैं यहाँ क्यों लगाऊँ, क्योंकि वो गैप कम होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अगर हम रेट्स को बढ़ाते हैं तो फिर यहाँ पर एफआईआई कम से कम बॉन्ड मार्केट में आएंगे, लेकिन इक्विटी मार्केट के लिए तो ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कम से कम बॉन्ड मार्केट में आके तो पैसे लगाएं, तो इसलिए रेपो रेट्स को बढ़ाया जाएगा। सो इंडियन बॉन्ड्स ऑफर बेटर यील्ड्स, तो एफआईआई हो सकता है कुछ पैसा वापस आए तो करेंसी को सपोर्ट मिले। फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज इन, डॉलर सप्लाई राइजेस एंड रुपी स्टेबलाइजेस, तो थोड़ा तो पैसा आए, रुपया को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये 0.25% बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इसमें अच्छी खासी हमें राइज देनी पड़ेगी। अब दूसरा जो इसका फ़ायदा होगा कि अगर आज हमें लगता है कि महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, गैस सिलेंडर सब कुछ बढ़ रहा है, आरबीआई कुछ नहीं कर रहा है,
तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो जाएंगी। लोग ज़्यादा रेज मांगेंगे, जो कंपनीज़ हैं वो अपने प्राइजेस को बढ़ाएंगी ये सोच के कि अरे प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है, इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि आरबीआई कुछ कर नहीं रहा है। अगर आरबीआई कुछ करेगा तो एक मैसेज जाएगा, नहीं हम चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरा जो प्रॉब्लम है कि अगर ईएमआईस रेट बढ़ा तो ईएमआई बढ़ेगी, हायर ईएमआई रिड्यूस बोरोइंग, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को कम करेगा क्योंकि मनी सप्लाई कम होगी। सो कंज्यूमर स्पेंडिंग स्लोज, रिड्यूसेस सेकेंडरी इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, कॉर्पोरेट पास थ्रू प्राइसिंग चेक, प्रिवेंट्स वेज प्राइस स्पाइरल, तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को भी वो इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए अगर ऐसा होता है तो ये इन्फ्लेशन को भी थोड़ा कम करेगा और रुपया को भी थोड़ा सपोर्ट देगा। लेकिन दोस्तों इससे जो दूसरी प्रॉब्लम है कि ग्रोथ नहीं आएगी, और ग्रोथ नहीं आएगी तो फिर इक्विटी मार्केट से आउटफ्लो बना रहेगा। इसलिए आरबीआई के लिए बहुत ही एक मुश्किल इस वक्त सिचुएशन है कि हम ग्रोथ को बचाएं या रुपया को बचाएं। और मुझे लगता है आरबीआई रुपया को इमीडिएटली बचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि 100 से ऊपर रुपया आरबीआई शायद देखना नहीं चाहेगा। अब दोस्तों सिचुएशन इतनी अजीबोगरीब बनती जा रही है, उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल में लिखा था कि सेबी ऐसा कंसीडर कर रहा है कि वो इंडिया इंक को अलाउ कर देगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी का एक पोर्शन म्यूचुअल फंड यूनिट्स के थ्रू भी कर सकता है। यानी कि अगर मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है तो कंपनी मुझे 90,000 देगी, 10,000 की बोलेगी आप म्यूचुअल फंड ले लो। ऐसा कंसीडर किया जा रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन ये अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो आप मुझे बताइए इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लोगों के हाथ में पैसे कम आएंगे और वो कम खर्च करेंगे, तो फिर उसका इकॉनमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक तरफ तो अगर आप रेट बढ़ाते हो तो ऐसे ही आपकी ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और दूसरा अगर आप पूरी सैलरी भी नहीं दोगे कैश में तो वो खर्च कैसे करेगा, तो वो डबल इम्पैक्ट ग्रोथ पे डालेगा। अब ये होता है नहीं होता है ये दूर की बात है, मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम कैसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ पर ऐसी बात हो रही है कि पूरी सैलरी ना दी जाए। होपफुली सेबी जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ कर लेगा, सबके हितों को ध्यान में लेकर रहेगा। लेकिन मैं आपसे जो एक नई डेवलपमेंट है जो मुझे पता चली वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आइए बात करते हैं कि आरबीआई के लिए कितनी मुश्किल ये सिचुएशन बन गई है। तो अगर आरबीआई रेट हाइक करता है तो क्या होगा, और अगर आरबीआई रेट को होल्ड करके रखता है तो क्या होगा। तो अगर हाइक करता है तो सीधा सीधा ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जीडीपी और भी नीचे जाएगी और भी मार्केट में सेल ऑफ होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब जानते हैं। ईएमआई बढ़ेगी, कंजम्पशन कम होगा, सो जो रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सभी जगह पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और बैंक निम्स इम्प्रूव इन द शॉर्ट टर्म, तो बैंक्स में जो मार्जिन की प्रॉब्लम है वो थोड़ी वहाँ पर इम्प्रूव मिलेगी। सिग्नल्स पॉलिसी क्रेडिबिलिटी, तो ग्लोबली एक क्रेडिबिलिटी भी देगा कि चलो आरबीआई कुछ कड़े डिसीजंस ले रहा है, और लोगों को लगेगा कि ठीक है अगर आरबीआई एक प्रॉपर डिसीजन लेता है तो फिर एक टाइम के बाद सिचुएशन इम्प्रूव होगी। तो हो सकता है थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंस इंडियन इकॉनमी पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का लौटता हुआ दिखे। रिस्क परसीव्ड एज पॉलिसी पैनिक, तो इमीडिएट टर्म में ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट की तरह काम करेगा और पैनिक क्रिएट करेगा मार्केट्स में। अब आरबीआई रेट हाइक्स करता है या नहीं करता है ये आगे डेटा से हमें पता चलेगा। तो मई का सीपीआई जून 2 को आने वाला है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इन्फ्लेशन सिग्नल्स बिफोर एमपीसी, तो वहाँ से हमें क्लूज मिलेंगे। हो सकता है मार्केट्स को ऑलरेडी वहाँ से क्लूज मिलने शुरू हो गए हैं। क्रूड एंड रूपी ट्राजेक्टरी नीड्स क्रूड लेस देन 90 और रूपी स्टेबल फॉर आरबीआई टू होल्ड। सो अगर रुपया इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है, रोज रोज बढ़ता हुआ दिखेगा, तो फिर ये आरबीआई को करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर लड़ाई रुक जाती है, सीज़फायर हो जाता है, वापस से रुपया स्ट्रेंथन होने लगता है, तो शायद हम बच जाएं और होल्ड हमें देखने को मिले। बाय द वे दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं
उसमें से एक MK है, उनका कहना है कि अगले पॉलिसी में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि RBI रेट्स को बढ़ाएगा, और अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है और रुपया 100 की तरफ दौड़ता हुआ दिखता है, हो सकता है उससे पहले ही रेट्स RBI बढ़ा दे। तो हमें देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो अभी जून 5 ज़्यादा दूर नहीं है, होपफुली उससे पहले RBI एक्ट नहीं करेगा और उस पॉलिसी में ही करेगा, क्योंकि अगर बीच में करता है तो ये बड़ा पैनिक बाजार में क्रिएट कर सकता है। अब अगर RBI रेट को होल्ड करता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, आइए समझते हैं। इफ RBI होल्ड्स तो रुपया कमज़ोर होता जाएगा, और रुपया किस देश का कमज़ोर होता है आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रुपी कंटिन्यूज टू वीकन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन स्पाइरल्स अपवर्ड, जो हम क्रूड वूड बढ़ा रहे हैं उसका इन्फ्लेशन छप्पर फाड़ के ऊपर जाएगा। क्रेडिबिलिटी रिस्क, इफ CPI हिट्स 6%, अगर 6% से ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक इमेज बनेगी कि RBI कुछ नहीं कर रहा है, हमारा सेंट्रल बैंक कमज़ोर है, जो कड़े डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, तो ये क्रेडिबिलिटी की प्रॉब्लम बन जाएगी। बॉन्ड मार्केट्स स्टे अंडर स्ट्रेस, सो बॉन्ड में सेल ऑफ होगा। रिस्क बिहाइंड द कर्व लेबल, तो अब देख सकते हैं कि दोनों में से कोई भी डिसीजन आसान नहीं है। RBI को चुनना पड़ेगा कि हम किसको फिक्स करने वाले हैं, और मुझे लगता है इस वक्त RBI नियर टर्म में रुपया उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सो अगली RBI पॉलिसी जो कि जून 5 को आने वाली है, उसमें क्या हो सकता है, तो मोस्ट लाइकली अभी तक हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी का व्यू है कि पॉज, जो स्टेटस को है उसे मेंटेन किया जाएगा। RBI वॉचेस में CPI क्रूड बिफोर एक्टिंग, और एक होप हमारे पास है कि अगर ईरान US के कुछ डील वगैरह हो जाती है तो शायद हम बच जाए और इसी स्टेट पर रह जाएं। और हाइक की जो पॉसिबिलिटी है ज़ीरो नहीं है, इसकी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। रुपया पर वॉच रखिए, अगर ये 97 को ब्रीच करके 98 तक चला जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ट्रिगर्ड इफ CPI ग्रेटर देन 5 एंड रुपी ब्रीचेस 100 से हम ज़्यादा दूर हैं नहीं, और अगर हम रोज़ रोज़ 50-50 पैसे गेन करेंगे तो इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और ये जो एक सिचुएशन है कि चलो अगर कुछ डील वील हो गई तो फिर एक वहाँ पर हमें एक राहत की सांस मिलेगी, और कुछ हद तक हमें लगेगा कि टेम्पररी कम से कम वो खतरा हमारे सामने से टल गया। तो अभी के लिए ये 80 to 90% चांस इसका है, और अगर रुपया इसी तरीके से कमज़ोर होता है तो हमें इस सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है मार्केट इस रिस्क को समझ रहा है, और इसीलिए अब पिछले एक महीने से और ख़ास करके आज का भी मार्केट का अगर आप बिहेवियर देखें तो वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है कि इस रिस्क को मार्केट एक्नॉलेज कर रहा है। तो आइए डेटा में देखते हैं ये जो RBI पॉलिसी का रिस्क है क्या डेटा में दिख रहा है, आज क्या हमें देखने को मिला। तो आज मार्केट काफ़ी ऊपर खुले क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ अच्छे थे। कोरियन मार्केट्स काफ़ी 5-6% अप थे, निक्केई भी 2.5 से 3% अप था। सारा कुछ माहौल अच्छा था। कल नैस्डैक, डाउ जोन्स सब अप था। तो सवेरे SGX निफ्टी में हमें 150-200 पॉइंट का राइज देखने को मिला था। मार्केट्स खुले भी गैप अप, लेकिन वो सस्टेन नहीं किए और एक सेल ऑफ आता हुआ दिखा। ऐसा लगा कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने सेल ऑफ किया है और वो हमें मार्केट में थ्रू आउट द डे देखने को मिला, और वही आप देखिए हमें डेटा में भी देखने को मिल रहा है जिसे हम आगे देखेंगे। तो 4 पॉइंट करीब डाउन रहा, फ्लैटिश हमें क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन हम 23,600 के लेवल को बचा पाए। और वोलेटिलिटी के पिक्चर में अगर हम देखें, देखिए पुट KIV में राइज देखने को मिला है, यानी कि वापस से हेजिंग होनी शुरू हो गई है। लोग हाई प्राइस पर पुट्स खरीद रहे हैं और सेलर हाई IV पर बेच रहे हैं। तो सेलर भी अपने रिस्क को मैनेज कर रहा है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए हेजेस खरीद रहा है। और ऑप्शंस मार्केट में भी आप देखिए तो पुट कॉल रेशियो में डिक्लाइन देखने को मिला है। वंस अगेन ये वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है, जबकि मार्केट फ्लैटिश रहे। विक्स अगर आप देखिए तो थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट था, ज़्यादा गिरा नहीं है, तो इसमें डिप आया है। लेकिन सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है, करंट मंथ में अब देखिए कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, 23,614। नेक्स्ट मंथ में भी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए।
फ्लैटिश मार्केट में, जबकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव से हैं, इसके बावजूद ह्यूज एडिशंस हुए हैं। क्या आज बदला है? कहीं ये आरबीआई पॉलिसी तो नहीं। और अब देखिए वापस से हम डिस्काउंट में आ गए, करंट मंथ में हम डिस्काउंट पर आ गए और कुछ दिन पहले भी हम डिस्काउंट पे थे। तो लगातार प्रीमियम सप्रेस्ड चल रहा है और नेक्स्ट मंथ में आप देखिए 60 का प्रीमियम तो करंट मंथ में होना चाहिए, ये करीब 150-200 से ऊपर होना चाहिए। तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बड़े स्केल पर शॉर्ट्स आज बने हैं, इनफैक्ट पिछले कई दिनों से बने हैं। टर्नओवर भी थोड़ा बिलो एवरेज टाइप रहा, बुरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा कम दिखा, यानी कि आज बेशक हम फ्लैटिश मार्केट में रहे, बाइंग नहीं आई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी एवरेज था, कुछ बहुत अच्छा नहीं था। और कल के दिन भी अगर आप देखिए तो एफआईआईज ने अपने शॉर्ट्स को बढ़ाए हैं और मोस्ट लाइकली आज भी बढ़ाए हैं, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो डेटा क्या बता रहा है? डेटा बता रहे हैं कि आज कुछ बड़ी पोजीशंस बनी हैं और अगर हम फ्यूचर्स मार्केट को देखें, ऑप्शंस मार्केट में देखें तो इंडिकेशंस हैं कि ये शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। अब इसका मार्केट पे रिएक्शन हमें कल देखने को मिलेगा या आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, वो हम देखेंगे। लेकिन आज इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कोई मेजर बदलाव होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये टॉर्च लाइट पैटर्न पे प्राइसेस मूव कर रहे हैं और यहीं पर कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं। और हमने आपके साथ शेयर किया था कि इस पैटर्न के बाहर अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो हम एज्यूम करेंगे कि थोड़ा मार्केट ऊपर जा सकता है। डेटा तो पूरी तरीके से नेगेटिव है और आज प्राइसेस इससे ऊपर खुले, लेकिन आप देख सकते हैं कि वापस इसी पैटर्न के अंदर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आपके लिए यही की लेवल है 23,450। अभी लॉन्ग जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है ईरान से तो बेशक हम कंसिडर कर सकते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन फिलहाल आज के दिन लॉन्ग जाने का कोई डेटा हमें नहीं दिख रहा है। शॉर्ट के लिए जैसा मैं बार बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस लेवल का हमें इंतज़ार करना है, ब्रीच करने का और साथ में हमारे पास सपोर्टिंग डेटा होना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए कोई पोजीशंस हमारे लिए नहीं दिख रही हैं चार्ट्स में। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।